Hello guys, welcome back to my channel, and in this video we are going to cover the chapter 2 of Indian economics, that is Indian economy from 1950 to 1990। इसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं जिसमें कि हम लोग ने 5 ईयर प्लान्स के बारे में देखा एंड ओवरऑल फीचर्स देखे, उन प्लान्स पॉलिसीज़ के ओवरऑल मेरिट्स डीमेरिट्स देखे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अलग अलग मतलब हम लोग अलग अलग बात करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर की अलग, इंडस्ट्रियल सेक्टर की अलग, ट्रेड की अलग। सो एकदम डिटेल वीडियो होने वाला है ये वाला। And get ready to make your concepts crystal clear, and without delaying any further, let's begin with the video. So overview मैंने बता दिया कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। Plans and policies pursued by the government and the planning commission to improve the agriculture industry and trade in India. So सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 तरीके के रिफॉर्म्स लाए गए, लैंड रिफॉर्म्स एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स को हम लोग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं, और इनको लाने के पीछे एम क्या था? इनका एम था कि जो एग्रीकल्चर में इनइक्वालिटी है उस इनइक्वालिटी को कम किया जाए। इनइक्वालिटी इन द सेंस कि जैसे ज़मींदार थे तो उनके नीचे कल्टिवेटर्स आते थे जो कि उनको एक्सप्लॉइट करते थे। उसके बाद जो लैंड होल्डिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, मतलब कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स थी और कुछ लोगों के पास बहुत थोड़ी थोड़ी। तो एक ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद जो लैंड होल्डिंग्स थी वो फ्रेगमेंटेड थी, मतलब कि एक इंसान की लैंड होल्डिंग अगर यहाँ पे है, एक जगह पे है, तो दूसरी उसकी लैंड होल्डिंग या फिर एक पार्ट ऑफ लैंड उसका 2 किलोमीटर दूर है। तो इससे क्या होता था, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता था वो बढ़ जाता था, और रेंट बहुत ज़्यादा रहती थी लैंड की, और ये सब कुछ चीज़ें थी जो कि कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स थी ब्रिटिश टाइम पे। तो उन सबको सही करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। तो सबसे पहला लैंड रिफॉर्म था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। तो जैसा कि मैंने बताया, ब्रिटिश टाइम पे ज़मींदार थे जो कि जिनके अंदर कल्टीवेटर्स काम करते थे, और वो कल्टीवेटर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, है ना। तो सबसे पहले यही किया गया कि उन ज़मींदार को हटा दिया गया, और जो फार्मर्स थे या फिर जो ओरिजिनल कल्टीवेटर्स थे उनको लैंड का ओनर बना दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि एक तो उनकी एक्सप्लॉइटेशन बंद हो गई। अब कोई भी ऐसा ज़मींदार नहीं था जो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा था। और उसके बाद अब वो लैंड उनका खुद का था, मतलब कि जो जितनी ज़्यादा फसल होगी उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट। तो इससे कहीं ना कहीं उनको इंसेंटिव मिला कि वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करें, अपने लैंड को इम्प्रूव करें, बेटर फैसिलिटीज़ लाएं। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक तरीके से इंसेंटिव भी दिया उन फार्मर्स को। ओके, तो ये था हम लोग का एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। नेक्स्ट है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, मतलब कि एक मैक्सिमम साइज़ फिक्स कर दिया गया, और इससे ज़्यादा लैंड होल्डिंग और कोई नहीं रख सकता, ये बोल दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो भी लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड था, उन लोग जो मैक्सिमम साइज़ है उतने तक लैंड रखते थे, और बाकी का बचा हुआ लैंड गवर्नमेंट को देना पड़ता था उन लोग को। और गवर्नमेंट इस बचे हुए लैंड को उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी जिनके पास बहुत कम लैंड था या तो था ही नहीं। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं एक इक्विटी प्रमोट हुई, मतलब कि सबके पास थोड़ा बराबरी आई। ऐसा बहुत ज़्यादा जो गैप हो रहा था ना रिच और पुअर फार्मर्स में, वो थोड़ा कम होना शुरू हुआ। तो ये हुआ हमारा सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। नेक्स्ट आता है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो मैंने बताया ना कि पहले क्या था कि लैंड जो था लोगों के पास वो दूर दूर था, एक ही जगह पे नहीं था कि मतलब एक ही जगह पे आपके पास मान लो 5 एकड़ का लैंड है, तो ऐसा नहीं था, दूर दूर लैंड था, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा वहाँ, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा वैसा। तो इससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा आती थी फार्मर्स को। तो इसी को सही करने के लिए कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग लाया गया, जिसके अंदर फार्मर्स को एक ही जगह पे लैंड देने की कोशिश की गई। ठीक है, एक ही एरिया में उनको पूरा लैंड देने की कोशिश की गई। इससे उन लोग की कॉस्ट सेव हुई प्रोडक्शन की, और जो ये फ्रेगमेंटेशन था लैंड का वो रिड्यूस हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ रेंट। अब जो ज़मींदार थे वो तो बहुत ज़्यादा रेंट लेते थे जब ज़मींदार थे, बट अब जो रेंट था उसको रेगुलेट किया गया, और ऐसा नियम बना दिया गया कि 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप से ज़्यादा तो रेंट ले ही नहीं सकते। मतलब जो भी टोटल क्रॉप प्रोड्यूस हुई उसका केवल 1/3 पार्ट ही रेंट के जितना ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ओके, तो ये हो गया अपना रेगुलेशन ऑफ रेंट। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब कि बहुत सारे फार्मर्स मिलके ग्रुप बना लें, और जब भी वो मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाए या बेचने जाएं तो आपस में डिस्कस करके जाएं या एक साथ जाएं। अब देखो, अगर उन लोग एक साथ एक ग्रुप बना के ख़रीदने जाएंगे तो उन लोग ज़्यादा बेहतर बार्गेनिंग कर पाएंगे, है ना। और अगर उन लोग एक साथ मिल के बेचेंगे तो एक सही प्राइस पे बेच पाएंगे। नहीं तो अभी क्या होता है कि अगर मान लो
आप हो, आप एक दुकानदार के पास कुछ खरीदने गए, मान लो कि आप एक शर्ट खरीदने गए और वो शर्ट वो आपको 500 की दे रहा है, तो आप बोलोगे कि अरे भैया वो दुकान वाला तो मेरे को 300 की दे रहा है, तो आप उसके पास चले जाओगे। लेकिन मान लो अगर इन्हीं दुकानदारों ने आपस में ग्रुप बना लिया होता, पहले से डिस्कस कर लिया होता कि हम लोग शर्ट 500 की ही बेचेंगे, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको शर्ट 500 की ही मिलनी है, आप किसी भी दुकान से ले लो, आपको शर्ट 500 की ही मिलनी है। तो ये ही फ़ायदा होता है एक ग्रुप बना के, एक आपस में कोऑपरेटिव बना के चीज़ों को सेल करने का, चीज़ों को ख़रीदने का। ठीक है, तो यही फार्मर्स ने भी किया, उन्होंने कोऑपरेटिव फार्मिंग की, मतलब आपस में ग्रुप बना लिया। तो इससे उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ी और उन लोग इनपुट्स को लो प्राइस पे ख़रीद पाते थे और प्रोडक्ट्स को हाई प्राइस पे बेच पाते थे। ठीक है, तो ये हुए हमारे लैंड रिफॉर्म्स। क्या क्या? एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, रेगुलेशन ऑफ रेंट एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग। अगले आते हैं हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स। ठीक है, अब टेक्निकल रिफॉर्म्स बेसिकली रिलेटेड है HYV टेक्नोलॉजी और ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी प्रोडक्टिविटी लो थी। ठीक है, मतलब कि एक लैंड के एरिया में जो क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो बहुत कम थे, उनको बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया? HYV सीड्स लाए गए। ठीक है, और HYV सीड्स अकेले नहीं लाए गए, HYV सीड्स के साथ साथ कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स इंट्रोड्यूस किए गए, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब इंट्रोड्यूस किए गए। और इससे क्या हुआ कि जो आउटपुट था लैंड का वो बढ़ा। ठीक है, मतलब कि लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और ये प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ी कि इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दे दिया गया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रीन मतलब क्रॉप हो गया और रेवोल्यूशन मतलब कि कुछ सिग्निफिकेंट राइज हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ग्रीन रेवोल्यूशन दिया गया। ठीक है, तो HYV सीड्स लाए गए केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ, इंसेक्टिसाइड्स के साथ, पेस्टिसाइड्स के साथ, जिसके कारण आउटपुट बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा और इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दे दिया गया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्रीन रेवोल्यूशन ना स्टार्ट हुआ था 1967-68 के आसपास, और इसके बाद हमारे पास जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था वो 25% तक बढ़ गया, और इसके कारण हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो गई फूड ग्रेन्स के मामले में। नहीं तो हम लोग को पहले इंपोर्ट करना पड़ता था दूसरी कंट्रीज से, अब हम सेल्फ रिलायंट थे, अब हम दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं थे फॉर द इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये एक फ़ायदा हुआ हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग HYV टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं उसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं। पहली HYV सीड्स, दूसरी केमिकल फर्टिलाइजर्स, तीसरे इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स, और चौथे इरिगेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, सो HYV सीड्स का यूज़ तो लाइक 1965 से होने लग गया था, मतलब वो रिप्लेस करने लग गए थे ट्रेडिशनल सीड्स को। और HYV सीड्स सबसे ज़्यादा मतलब वीट के हो गए, ज्वार के हो गए, बाजरा के हो गए, राइस के हो गए, मेज़ के हो गए, कॉटन के हो गए, मतलब इन सब चीज़ों के HYV सीड्स की सबसे ज़्यादा डिमांड थी। ठीक है, उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो क्योंकि जब HYV सीड्स यूज़ करते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे ज़रूरी होता है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करें, तो इस कारण से हम लोग के केमिकल फर्टिलाइज़र की डिमांड भी बढ़ गई। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब कि जो कीड़े लगते हैं ना क्रॉप पे, उनसे बचाने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो फिर से क्योंकि HYV सीड्स यूज़ कर रहे थे हम लोग, तो इसलिए ज़रूरी हो गया कि हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद मतलब ऐसा करने के लिए, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए, और एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। ओके, 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर लास्ट था अपना एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो जो HYV सीड्स होते हैं उनको पानी ज़्यादा चाहिए रहता है, मतलब हर एक पॉइंट ना HYV सीड से कनेक्टेड है। केमिकल फर्टिलाइजर क्यों? क्योंकि HYV सीड यूज़ कर रहे हैं। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड क्यों? क्योंकि HYV सीड यूज़ कर रहे हैं। तो इरिगेशन फैसिलिटी क्यों? क्योंकि HYV सीड्स को पानी ज़्यादा चाहिए रहता है, इसलिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ बेहतर चाहिए थी। ठीक है, तो मतलब कि 1951 तक अगर हम लोग देखें तो जो लैंड था परमानेंट इरिगेशन के अंदर वो केवल 17% था, जो कि HYV सीड्स के यूज़ के बाद 45% तक बढ़ गया, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया। अप्रॉक्स कितना कहेंगे इसको हम लोग, 25% 28% तक बढ़ गया, है ना। तो ये हम लोग का
HYV टेक्नोलॉजी के बारे में हो गया। देखो इस स्लाइड में मैंने यही 4 चीज़ें लिखी हैं। यूज़ ऑफ HYV सीड, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड एंड एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट आता है फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को 2 फेजेस में लॉन्च किया गया। सबसे पहला मिड 60s टू मिड 70s वाला। तो इसमें क्या था कि इसमें केवल वीट और राइस ग्रोइंग एरियाज़ ही इंक्लूड हुए, मतलब कि इसमें ज़्यादातर वीट और राइस ग्रोइंग एरियाज़ में ही इफ़ेक्ट आया इसका। और ऐसे कौन कौन से एरियाज़ थे जहाँ पे वीट और राइस का बहुत ज़्यादा ग्रोथ था? वो था पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये सब। और यही स्टेट्स क्यों? क्योंकि HYV सीड्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है, और इन सबको परचेज़ करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और पैसे चाहिए तो मतलब आपकी इनकम भी होनी चाहिए, तभी आप इन सब चीज़ों को परचेज़ कर सकते हो। और हम सबको पता है कि उस टाइम पे इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स, मतलब कि ज़्यादातर फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स थे, इसलिए बहुत सारे फार्मर्स इसके अंदर कवर नहीं हुए थे फ़ेज़ 1 में। कुछ ही फार्मर्स और कुछ ही स्टेट के फार्मर्स जो कि प्रॉस्परस थे, जो कि इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते थे, केवल वही इसके अंदर आए थे। उसके बाद फ़ेज़ 2 होता है मिड 70s टू मिड 80s वाला। इसमें जो इम्पैक्ट था वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड था। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाया था, ज़्यादा रीजन, ज़्यादा क्रॉप्स को कवर कर पाया था। तो इसमें इतने ज़्यादा लोगों, इतने ज़्यादा रीजन्स, इतने ज़्यादा क्रॉप्स को क्यों कवर कर पाया था? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ लोन्स, कुछ सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड किए थे, और इन सब के चलते जो मॉडर्न इनपुट्स थे वो फार्मर्स को एक्सेसिबल थे, मतलब कि जो स्मॉल फार्मर्स थे वो भी ख़रीद पा रहे थे। ठीक है, नाउ अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है अपना गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या फ़ायदे हुए और क्या क्या नुकसान। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो पहला है स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, मतलब ये गेन्स का है, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। स्पर्ट मतलब कि एक सिग्निफिकेंट राइज हुआ क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमारा एग्रीकल्चर स्टेगनेंट हो गया था, प्रोडक्टिविटी सब बहुत कम था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, HYV सीड्स की वजह से, लैंड रिफॉर्म्स की वजह से जो हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये एक गेन है ग्रीन रेवोल्यूशन का। उसके बाद शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। तो अब जैसे जब फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे थे लैंड पे, मतलब जब उन लोग कल्टिवेशन कर रहे थे, तो उनका जो प्रोड्यूस था वो ज़्यादा आ रहा था, मतलब कि उनके कंजम्पशन से भी ज़्यादा थोड़ा अमाउंट बच रहा था जो कि उन लोग मार्केट में सेल कर सकते थे। और उस जो कंजम्पशन के ऊपर, जो कंजम्पशन के बाद फसल का अमाउंट उनके पास बचता था, वो हम लोग कहते थे मार्केटेबल सरप्लस, जो कि उन लोग मार्केट में जाके बेचते थे और उससे पैसे कमाते थे। और जब पैसे कमाते थे तो उसका फिर उन लोग प्रोडक्शन के लिए, कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए कुछ परचेज़ करने में यूज़ करते थे, जिसके कारण उनकी क्रॉप, उन लोग अगले साल और अच्छी फसल उगा पाते थे, और इसी तरीके से उन लोग प्रॉस्परस हो पा रहे थे। तो एक पॉइंट ये है, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सिस्टेंस राइज इन एक्रिएज। एक्रिएज मतलब होता है एरिया अंडर कल्टिवेशन। ठीक है, तो HYV टेक्नोलॉजी आई, इसके कारण जो हमारा जेस्टेशन पीरियड था, मतलब कि टाइम लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, मतलब कि क्रॉप्स को सो करने और फसल को काटने के बीच का जो टाइम होता है उसे हम लोग कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो HYV टेक्नोलॉजी के कारण हमारा जेस्टेशन पीरियड कम हो गया, और जेस्टेशन पीरियड कम हो गया तो जो फैलोइंग थी उसकी नीड ख़त्म हो गई, जिसके चलते जो लैंड था उसको हम लोग डबल क्रॉपिंग भी कर पा रहे थे, उस पर हम लोग डबल क्रॉपिंग भी कर पा रहे थे। ठीक है, तो इससे हमारा एरिया अंडर कल्टिवेशन बढ़ गया और ज़्यादा प्रोड्यूस हम लोग कर पा रहे थे, फार्मर्स ज़्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया अपना सब्सटेंशियल राइज इन एक्रिएज। नेक्स्ट इज चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। अब पहले जो फार्मर्स केवल सब्सिस्टेंस के बारे में सोचते थे, अब वो कमर्शियल वेंचर्स के बारे में सोचने लगे। ठीक है, मतलब अब वो मार्केट में सेल करने के बारे में सोचने लगे, अब वो इस तरीके से प्रोड्यूस करने लगे कि उन लोग मार्केट में सेल भी कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं फार्मर्स के आउटलुक में एक चेंज भी आया। ठीक है,
नेक्स्ट है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक। अब प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि जो फूड ग्रेन्स थे उनकी मार्केट में सप्लाई भी बढ़ गई। अब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड डिमांड सप्लाई से कम होती है तो प्राइसेस कम होते हैं। प्राइसेस कम हुए तो जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस थे या फिर जो रिलेटिवली पुअर थे उन लोग भी उन फूड ग्रेन्स को अफोर्ड कर पा रहे थे, और इस चलते गवर्नमेंट भी जो थी वो भी बफर स्टॉक मेंटेन कर पा रही थी, क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा था कि एक्सेस प्रोड्यूस बचता था जो कि गवर्नमेंट फार्मर से ख़रीद लेती थी एंड उससे बफर स्टॉक मेंटेन करती थी। और उस बफर स्टॉक का यूज़ गवर्नमेंट कभी नेचुरल कैलामिटीज़ हुई तब यूज़ करती थी या फिर किसी साल फसल अच्छी नहीं हुई उस साल यूज़ करती थी। तो ये हो गया हमारा गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या क्या? स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, shift from subsistence to commercial farming, substantial rise in acreage, change in farmers' outlook, self-sufficiency in food grain production and buffer stock. अब अगला आता है हमारा limitations of green revolution। मतलब कि ऐसा नहीं है कि green revolution बस अच्छा ही अच्छा था, कुछ limitations भी थी। सबसे पहले लिमिटेड क्रॉप्स, मतलब कि जो क्रॉप्स ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कवर हुए वो बहुत लिमिटेड थे। बेसिकली केवल वीट और राइस कहें तो वही सिग्निफिकेंटली ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर इंक्लूड हुए और उन्हीं का आउटपुट बेसिकली सबसे ज़्यादा बढ़ा। उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन में पल्सेस के आउटपुट में कोई इंक्रीज़ नहीं था, ना ही कोई कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, इनके आउटपुट में इंक्रीज़ था। तो केवल लिमिटेड क्रॉप्स ही ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आए, बहुत कम, ठीक है। अनइवन स्प्रेड, उसके बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो रीजनली भी बहुत अनइवन था, अनइक्वल था। मतलब कि जैसे जो स्टेट्स थे लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा था, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, फार्मर्स की इनकम बढ़ी, सब कुछ बढ़ा। लेकिन वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ दूसरे स्टेट्स को देखें जैसे कि ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, उड़ीसा हुआ, यहाँ पे एज सच कुछ उतना इम्पैक्ट नहीं आया ग्रीन रेवोल्यूशन का यहाँ पे इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आया। तो इससे हम लोग को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं रीजनली इम्बैलेंस था ये ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। तो हम लोग को पता है कि इंडिया में ज़्यादातर फार्मर्स स्मॉल हैं या मार्जिनल है, ठीक है, रिच फार्मर्स बहुत कम हैं। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर HYV सीड्स आए, केमिकल फर्टिलाइजर्स आए, इंसेक्टिसाइड्स आए, पेस्टिसाइड्स आए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की नीड आई। अब इन सब को एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए पड़ता है मनी। ऑल्दो सरकार ने सब्सिडी दिया, लोन की फैसिलिटी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनसफिशिएंट थी और उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स थे जो कि हम लोग आगे पढ़ने भी वाले हैं। तो इस कारण जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे वो उन चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे और इसलिए उनकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत कम इकोनॉमिक पॉपुलेशन को या फार्मिंग पॉपुलेशन को इम्पैक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिवाइड। अब जैसा कि मैंने कहा कि पुअर फार्मर्स तो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, पर जो रिच फार्मर्स थे वो बहुत अच्छे से एक्सेस कर पा रहे थे और उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ी क्योंकि उन लोग इन चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे थे और इन चीज़ों का यूज़ करके उन लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। तो इस कारण जो रिच फार्मर्स और पुअर फार्मर्स के बीच का गैप था ना वो और ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक और लिमिटेशन थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो क्या क्या लिमिटेशंस हो गई ग्रीन रेवोल्यूशन की? लिमिटेड क्रॉप्स, अनइवन स्प्रेड, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डिवाइड। ओके, नाउ अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक, मतलब कि बेसिकली एक डिबेट वाला टॉपिक है कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ आर अ वाइस और वर्च्यू मतलब कि यूज़फुल है या नहीं है। तो अब इसके पीछे कुछ लोग कहते हैं कि हाँ है यूज़फुल एंड कुछ का मानना है कि नहीं है। तो अगर हम लोग फेवर में देखें तो क्या कह सकते हैं हम लोग एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के कि जो इंडिया है वहाँ पे पुअर फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं और उन लोगों की इनपुट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोग की हेल्प करने के लिए सब्सिडीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो रिच और पुअर का गैप है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर बहुत ही रिस्की प्रोफेशन भी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। इस चलते भी जो ये सब्सिडीज़ हैं ये सब ज़रूरी हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो आपने उगाया है वो अच्छे से उगे,
और उसके बाद जो भी आपने कॉस्ट इनकर किया है वो भी सब पानी में चली जाती है। तो इसलिए सब्सिडीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुआ हमारा फेवर में। अब हम लोग अगेंस्ट कहें तो क्या कह सकते हैं, ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, मतलब कि गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। अब ये तो बात सच है, अगर हम लोग गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उठा के देख लें तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आता है सब्सिडीज़ पे ही, जो वो सब्सिडीज़ देते हैं। तो ये गवर्नमेंट फाइनेंसेस पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोझ बन रहा है। नेक्स्ट, मिस अप्रोप्रिएटेड बेनिफिट्स, मतलब कि सब्सिडीज़ हम लोग देना तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को चाहते हैं, लेकिन जो ये पहुंच रही है वो किन तक पहुंच रही है, रिच फार्मर्स तक, जो कि एक कहीं ना कहीं गलत बात है, क्योंकि हम लोग जिनको देना चाह रहे हैं उन तक तो पहुंच नहीं रही। प्लस जो रिच हैं उन लोग इन सब्सिडीज़ को अवेल कर रहे हैं और रिच होते जा रहे हैं, तो इससे गैप बढ़ रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चीज़ अगेंस्ट में जाती है सब्सिडीज़ के। और लास्ट पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे, वेस्टफुल कंजम्पशन, मतलब अब अगर हमें कोई भी चीज़ सस्ती मिल जाती है या फ्री में मिल जाती है तो हम उसको एकदम ऐवे ही उड़ा देते हैं, है ना। जैसे पानी हमें ऐसे ही अगर फ्री में मिलने लगे तो हम लोग तो उसको ऐसे ही बस कंज्यूम ही करते जाएं, उसका कुछ वो ही ना हो मोल हमारे लिए। तो इसीलिए जो सब्सिडीज़ थी उनका वेस्टफुल कंजम्पशन होने लगता है, मतलब जिस चीज़ पे सब्सिडी दी जाती है उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता है, उनको अच्छे से कंज्यूम नहीं किया जाता। तो ये भी एक चीज़ कहीं ना कहीं सब्सिडीज़ के अगेंस्ट में है। तो अगर फेवर में कहें तो यही कह सकते हैं कि जो फार्मर्स है वो बहुत मतलब पुअर है ज़्यादा इंडिया में, इसलिए सब्सिडीज़ ज़रूरी है उनके लिए। लेकिन अगेंस्ट में कहें तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के लिए बर्डन है और इनका बेनिफिट जिनको देना चाहते हैं उन तक पहुंचता भी नहीं है। प्लस अगर पहुंचता है तो उन लोग इसका वेस्टफुल कंजम्पशन करते हैं, मतलब कि उसको अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तो ख़त्म होता है। अब जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर से बेहतर माना जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट होती है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। इसलिए हमेशा इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट माना जाता है कंट्री की ग्रोथ का, रादर देन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इंडिपेंडेंस जब हम लोग को मिली उस टाइम पे जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत वीक था, बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत स्टेगनेंट था, बहुत बैकवर्ड था। और उस टाइम पे उसमें एक बहुत ही बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत थी। और उस टाइम पे उस काम को करने के लिए पब्लिक सेक्टर पर भरोसा किया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई वॉज पब्लिक सेक्टर गिवन द लीडिंग रोल इन कंट्रीज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब कि कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर को ही क्यों लीडिंग रोल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं। तो उसके पीछे 3 रीज़न्स होते हैं। पहला, लैक ऑफ कैपिटल। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास तो कैपिटल ही नहीं थी। उस टाइम पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना पिछड़ा हुआ था कि उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी कैपिटल की ज़रूरत थी। और उस टाइम पे टाटा, बिरला वगैरह को छोड़ दो तो और कोई भी नहीं थे, अगर हम लोग कहें तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और टाटा बिरला के पास भी इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाए, इसलिए पब्लिक सेक्टर को एक लीडिंग रोल दिया गया। दूसरा रीज़न, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अब उस टाइम पे लोगों की इनकम बहुत कम थी, लोगों की इनकम कम थी तो उन लोग डिमांड कम करते थे। डिमांड कम करते थे तो जो मार्केट का साइज़ था वो बहुत कम था और गुड्स के सेल होने के चांसेस भी कम थे। इसलिए जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे वो तो अपना प्रॉफिट सोच रहे थे और उनको तो यही लग रहा था कि अभी हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बदले में तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट तो कितना कम होगा, सेल्स कितनी कम होगी। तो इसलिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स में कहीं ना कहीं लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट थी, इसलिए पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्ट किया, क्योंकि अब किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा कंट्री के वेलफेयर के बारे में आखिर। तो इसलिए फिर पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट किया। थर्ड है ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। अब मैंने अभी बताया कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन उस टाइम पे कंट्री में सोशल वेलफेयर की ज़्यादा ज़रूरत थी प्रॉफिट से, इसलिए पब्लिक सेक्टर को एक लीडिंग रोल दिया गया। ठीक है, तो हम लोग की इकॉनमी को ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ना कि प्रॉफिट। तो ये हमारा थर्ड रीज़न हो गया। तो अगर हमसे कोई पूछे 3 रीजंस बताओ कि पब्लिक सेक्टर को क्यों लीडिंग रोल दिया गया, तो हम बोलेंगे लैक ऑफ कैपिटल, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट एंड ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। ओके,
नेक्स्ट है अपना IPR 1956 या फिर फुल फॉर्म कहें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बेसिकली 3 एलिमेंट्स थे। पहला, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। 3-fold मतलब कि इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में रखा गया। पहली कैटेगरी वो थी जिसमें वो इंडस्ट्रीज़ आती थी जो कि एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर के द्वारा ओन थी, मतलब कि पब्लिक सेक्टर की उसमें एक्सक्लूसिव ओनरशिप थी, उनमें प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ही नहीं था। तो उसमें इंक्लूड हो जाती है हमारी एटॉमिक एनर्जी की इंडस्ट्रीज़, डिफेंस इंडस्ट्री, रेलवे, ये सब हमारा फर्स्ट कैटेगरी में आ गया। सेकेंड कैटेगरी वो थी जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों ओनर्स थे इंडस्ट्रीज़ के, ठीक है। बट जो प्राइवेट सेक्टर था वो सेकेंडरी ओनर था और पब्लिक सेक्टर जो था वो प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइवेट सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा था बेसिकली, अगर हम लोग कहें तो इसमें कौन कौन सी आती थी? फर्टिलाइज़र्स की इंडस्ट्री आ गई, माइनिंग की इंडस्ट्री आ गई, और मतलब ऐसी ये सब। उसके बाद एक थर्ड कैटेगरी थी जो कि केवल प्राइवेट सेक्टर ओन करता था, मतलब कि उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ओन तो करता था, लेकिन उसको इंडस्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए पड़ता था गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये हो जाती थी हमारी थर्ड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो पहली एक्सक्लूसिवली पब्लिक इंडस्ट्रीज़, सेकेंड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, और थर्ड एक्सक्लूसिवली प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो ये थी हमारी 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब सेकेंड एलिमेंट था, मैंने जो लाइसेंस की बात की कि ओनली प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो थी उनको लाइसेंस चाहिए पड़ता था गवर्नमेंट से खोलने के लिए इंडस्ट्रीज़ या फिर एक्सपेंशन के लिए भी। तो सेकेंड पॉइंट यही है हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ तभी इस्टेब्लिश हो सकती थी जब उन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल जाए। और ये गवर्नमेंट ने लाइसेंस वाला रूल क्यों लगाया? क्योंकि वो चाहते थे कि किसी एक ही रीजन्स में सारे इंडस्ट्री ना लगे, कंट्री का जो बैकवर्ड रीजन है वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ लगे, जिससे कि हमारी कंट्री में रीजनल इक्वालिटी हो, हर एक रीजन इक्वली डेवलप हो। इसी चलते उन लोगों ने ये लाइसेंसिंग वाला रूल लगाया था। उसके बाद जो ये लाइसेंस था वो इंडस्ट्री के एक्सपेंशन के लिए भी चाहता था, मतलब कि अगर मान लो आप एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो और आप चाहते हो कि और ज़्यादा प्रोड्यूस करो और एक्सपैंड करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी एक्टिविटीज़ को, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। उसके बाद ऐसा क्यों था? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि जो भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग यूज़ में जाए, मतलब कि सारे रिसोर्सेज से मिलके एक ही काम ना हो रहा हो, अलग अलग काम हो रहे हो, इसलिए उन्होंने ये एक्सपेंशन पे भी लाइसेंसिंग लगाई थी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्लियर हो गया। अब थर्ड एलिमेंट जो था IPR 1956 का, वो था इंडस्ट्रियल कंसेशंस, मतलब कि जो भी इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड रीजन्स पे सेट होती थी उनको कुछ कंसेशंस भी दिए जाते थे, जैसे कि टैक्स हॉलीडे, मतलब कि कुछ टाइम के लिए उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, या फिर सब्सिडाइज पावर सप्लाई, मतलब कि उनको जो पावर सप्लाई मिलती थी वो सब्सिडाइज रेट में मिलती थी, कम रेट पे मिलती थी। तो ये भी सेम वही रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल कंसेशंस भी लाए गए थे। तो क्या क्या एलिमेंट्स हुए अपन के IPR 1956 के? पहला 3-4 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, सेकेंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, थर्ड इंडस्ट्रियल कंसेशंस, ठीक है। तो इन तीनों को पढ़ने के बाद एक चीज़ समझ आ रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर था उसको लीडिंग रोल दिया गया था और प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल। ये एक हम लोग IPR 1956 से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो चलो ये हो गया अपना IPR 1956। नेक्स्ट आता है अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ तो मतलब जब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचा ना, तो उन लोग 2 डायमेंशन में सोच रहे थे। पहला तो उन लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ करना चाहते थे, जैसे कि आयरन एंड स्टील हो गई, ये सब। तो इससे क्या होगा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, है ना। जब कंट्री में ज़्यादा आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज़ होंगी, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होगी, तो इससे हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी। और जो दूसरा डायमेंशन उन लोग सोच रहे थे वो था ग्रोथ ऑफ SSIs या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ क्यों? ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं, तो उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों के पास इनकम आएगी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इक्विटी आएगी, मतलब कि इकोनॉमी का हर एक इंसान अपनी सब्सटेंशियल नीड्स को फुलफ़िल कर पा रहा होगा, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किसी भी इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कब कहते हैं, मतलब क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहने के लिए?
तो उसका बेसिक होता है कि जो उस इंडस्ट्री में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से कम होनी चाहिए सबसे पहले तो, और उसके बाद जो उसका एनुअल टर्नओवर है, मतलब कि एनुअल सेल्स है, जो भी उनका रेवेन्यू हो रहा है वो 50 करोड़ से कम होना चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया फिल होने चाहिए तभी कोई इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। पहला फिक्स इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम, दूसरा टर्नओवर 50 करोड़ से कम, ठीक है। अब इस रिलेशन में गवर्नमेंट ने एक कार्व कमेटी या फिर कार्वे कमेटी भी कहते हैं 1955 में सेटअप की, और इस कमेटी का काम क्या था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल है इंडिया में रूरल डेवलपमेंट में उसको हाईलाइट करें, ठीक है। तो दिस कमिटी हाईलाइटेड द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में कैसे ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मदद कर सकती हैं, ये कार्वे कमेटी ने हमें बताया। और कार्वे कमेटी को हम विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं, या विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कमीशन कहते हैं, और ये 1955 में सेटअप हुई थी, ठीक है। अब एसएसआईज़ की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कार्वे कमेटी ने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइट की एसएसआई की। एसएसआई मतलब मैं बोल रही हूँ तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। पहला, एसएसआई इज़ लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें फिक्स्ड एसेट्स तो 10 करोड़ से कम है, मतलब बहुत ज़्यादा मशीन्स वगैरह तो लगा नहीं सकते, तो उन लोग लेबर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए थे उस टाइम पे हमारे पास पैसा तो कम था, तो इसलिए हम लोग उतनी मशीन्स वगैरह नहीं परचेज़ कर पाए थे, लेकिन हमारे पास लेबर सरप्लस पे था। तो कहीं ना कहीं ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन एब्जॉर्बिंग दैट सरप्लस लेबर, ठीक है। तो एसएसआई इज़ लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, SSI shows locational flexibility and is therefore equality oriented। मतलब कि SSI का ऐसा है कि वो अलग अलग लोकेशंस पे सेटअप हो सकती है, मतलब ऐसे रीजन्स पे भी सेटअप हो सकती है जहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप नहीं होती है। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यूजुअली ऐसे रीजन पे सेटअप होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल की अबंडेंस हो, जहाँ पे उनको पास में रॉ मटेरियल मिल जाए, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और अगर उन लोग रॉ मटेरियल के एरिया के पास नहीं इस्टेब्लिश करेंगे तो उनके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल ले जाने की, इसलिए उन लोग यूजुअली रॉ मटेरियल वाले एरिया के पास सेटअप होते हैं। लेकिन एसएसआईज़ के साथ ऐसा नहीं है, उन लोग दूसरी जगह भी सेटअप हो सकते हैं जहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं होती हैं। तो इससे जो हमारी रीजनल इक्वालिटी है वो भी प्रमोट होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही रीजन डेवलप हो रहा है, बाकी रीजन्स भी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसएसआई शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड। नेक्स्ट, एसएसआई नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड। मतलब कि एसएसआई में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कम चाहिए रहती है, ठीक है। तो इससे जिनके पास कम पैसा है वो भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं और अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी में इक्विटी को प्रमोट कर रही है, मतलब कि जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी के वो अपने सब्सटेंशियल नीड्स को फुलफ़िल कर पाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की मदद से। जैसे कि रूरल एरियाज़ में यूजुअली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के फॉर्म में, और जैसे मसाले वगैरह की इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, मतलब रूरल वुमेन में जैसे ये सब कलाएँ होती हैं ना, तो वो सब को उन लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कैसे सपोर्ट करती है। तो गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स रिजर्व करके रखे हैं कि ये गुड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही प्रोड्यूस करेंगी, ये गुड्स ना इम्पोर्ट होंगे और ना ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगी। दूसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे गवर्नमेंट टैक्सेस बहुत कम लगाती है, तो लो टैक्सेस एक सेकेंड बेनिफिट है जो गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को देती है। थर्ड, लो इंटरेस्ट रेट्स, मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो भी लोन्स लेती है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, उन पे उनको इंटरेस्ट बहुत कम लगता है, मतलब कि कम इंटरेस्ट रेट्स पे उनको लोन मिल जाते हैं। तो ये हो गया कि गवर्नमेंट कैसे उन इंडस्ट्रीज़ को मदद करती है। नाउ नेक्स्ट, ट्रेड। अब ट्रेड को हम लोग, अगर ट्रेड की जो पॉलिसी थी अगर हम उसको एक शब्द में कहें ना तो उसको हम लोग कहेंगे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब मैं पहले तुम लोग को ना थोड़ा सा रिकॉल करवाती हूँ जो हम लोग ने
इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में पढ़ा कि जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने हमारा ट्रेड कैसे कर रखा था। उन लोग रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश्ड गुड्स हम हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे अपनी कंट्रीज से, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि उनके फिनिश्ड गुड्स हमारी कंट्री में सेल कर लेते थे, उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चल रहा था वो बहुत अच्छा हो जाता था और हमारी कंट्री से चीप में रॉ मटेरियल ले जाते थे, जिससे उनके इंडस्ट्रीज़ को चीप में रॉ मटेरियल्स मिल जाते थे। तो उस टाइम पे हमारा ज़्यादातर ट्रेड ब्रिटिशर्स की तरफ डायरेक्टेड था, है ना, और जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस होता था वो भी उन लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेते थे, ठीक है। थोड़ा याद आया, ये सब पढ़ा था हम लोग ने चैप्टर 1 में। अब जो 1950 to 1990 है उसमें ट्रेड को सुधारने की कोशिश की गई, और उस सुधार को अगर हम लोग एक शब्द में कहें तो क्या गवर्नमेंट ने करने की कोशिश किया? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को हम लोग इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम फॉरेन इंडस्ट्रीज़ या फॉरेन कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं या फॉरेन कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं या कोटास लगा दिए जाते हैं, मतलब कि इससे ज़्यादा आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। और दूसरा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ या टेरिफ्स, मतलब कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ मतलब एक तरीके से आप टैक्सेस कह लो कि अगर आप कोई गुड्स इम्पोर्ट करते हो तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, क्योंकि उस पर और ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और ज़्यादा इम्पोर्ट टेरिफ्स लगा दिए जाते हैं। तो इस कारण जो इम्पोर्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलता है। तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को बढ़ावा दिया जाता है जिससे कि फ़ॉरेन एक्सचेंज सेव होती है, और इस फॉरेन एक्सचेंज को यूटिलाइज़ किया जाता है फॉर डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स, मतलब कि ऐसे इम्पोर्ट्स जो नेसेसरी हैं और जो हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी का इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि वो फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ इकोनोमाइज़ करे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन से, मतलब हम फॉरेन एक्सचेंज को कम यूज़ करें इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के ज़रिए। वो ये नहीं सोच रही थी कि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन करें तो इससे हमारे पास और फॉरेन एक्सचेंज आएगा भी। उन लोग बस जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको रोकने के बारे में सोच रहे थे कि कम से कम कैसे यूटिलाइज़ करें, ठीक है। और उन्होंने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के प्रोटेक्शन के बारे में सोचा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेड के बारे में। बस ट्रेड बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसमें बहुत कुछ नहीं है, बस मेन चीज़ उसमें याद रखनी है वो है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है। कीवर्ड है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, और ये है ओवरऑल फीचर्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी। बस ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है। ओवरऑल फीचर्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी मतलब कि अब इतना हम लोग ने पढ़ लिया एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में। अब अगर हम लोग ओवरऑल फीचर्स देखें इस ग्रोथ स्ट्रैटेजी के तो हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? पहला तो पब्लिक एंटरप्राइज को की रोल मिला था और प्राइवेट एंटरप्राइज को सेकेंडरी रोल, ठीक है। और सेकेंडरी रोल मिला था उसमें भी उनको परमिट लाइसेंस राज के अंडर सेकेंडरी रोल मिला था। परमिट लाइसेंस राज मतलब कि उन लोग को अगर इंडस्ट्रीज़ को खोलना है या एक्सपैंड करना है तो उसके लिए उन लोग को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, एंड अगर उन लोग की इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड रीजन में सेटअप करना चाह रहे हैं तो उनको डेफिनेटली कंसेशंस भी मिलते थे गवर्नमेंट से। तो ये था हमारा परमिट लाइसेंस राज। और क्या फ़ीचर हम लोग कह सकते हैं कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को प्रमोट किया गया, मतलब कि जो गुड्स हम इम्पोर्ट करते थे उनको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया गया थ्रू कोटाज एंड टेरिफ। कोटाज मतलब कि हम लोग ने फिक्स्ड अमाउंट सेट कर दिया था कि इससे ज़्यादा आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, और टेरिफ्स मतलब कि हाई टैक्सेस लगा दिए थे जिससे कि गुड्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए और इम्पोर्ट्स कम हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी सेटअप किया गया टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ मतलब कि जैसे कि आयरन एंड स्टील, जिससे कि हमारे कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ बेहतर हुई। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को किस लिए सेटअप किया गया था? सोचो सोचो सोचो, मैंने इसी वीडियो में बताया है क्या किस लिए किया गया था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया था फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए सेटअप किया गया था, और इक्विटी प्रमोट करने के लिए, मतलब कि सबके पास अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए पैसा हो, ये होता है इक्विटी। ओके, अब आती है कि जो भी फीचर्स थे उनका गुड इम्पैक्ट क्या हुआ और बैड इम्पैक्ट क्या हुआ। अब किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट तो दोनों होता है, गुड और बैड, तो हम लोग दोनों देखेंगे। सबसे पहले गुड देखते हैं, ठीक है। तो क्या गुड इफेक्ट हुआ इस ग्रोथ स्ट्रैटेजी का? पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी इकोनॉमी एकदम स्टैग्नेशन में थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा लेबर थे और वही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहा था जीडीपी में, और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन इन सब स्ट्रैटेजीज़ के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो बढ़ा।
और इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बढ़ा, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए वो ज़्यादा मार्केट में हमें दिखने लगे, है ना। और हम लोग क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। पहले जैसे केवल कॉटन जूट की इंडस्ट्रीज़ थी ना, तो अब बस वो नहीं रही, अब बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई इंडिया में। और ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की भी ग्रोथ हुई, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट, ये सब इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो करने लगी, जिसके कारण हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ बेहतर होना शुरू हुई और एसएसआईज़ की ग्रोथ हुई, जिस कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुई और इक्विटी प्रमोट हुआ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे गुड इफेक्ट। चलो अब कुछ बैड इफेक्ट्स को देखते हैं इन ग्रोथ स्ट्रैटेजी के। ठीक है, तो पहला तो था एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब कि पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस कुछ ज़्यादा ही हो गया। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो प्राइवेट सेक्टर कर सकता था, जो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर सकता था, वो भी पब्लिक सेक्टर करता था। जैसे कि ब्रेड, बटर, शूज़, अब ये तो प्राइवेट सेक्टर कर सकता था ना, लेकिन इसमें भी पब्लिक सेक्टर ने दखलंदाजी की, तो कहीं ना कहीं एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर हो गया था। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर वर लाइक द डेड सोशल वेट, क्योंकि अब पब्लिक सेक्टर का कोई कॉम्पिटिटर तो था नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स पे रेगुलेशंस लगे हुए थे, लाइसेंसेस की ऑब्लिगेशन थी उनकी, तो इसलिए वो बहुत ही इनफेक्टिव हो गए, एकदम एक डेड सोशल वेट की तरह। वो इनएफिशिएंट हो गए, करप्ट हो गए एंड बहुत ज़्यादा लॉसेस होते थे उन एंटरप्राइजेज में, क्योंकि उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, उन लोग कुछ भी अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते थे और इस कारण वो इनएफिशिएंट हो गए और वो नेशनल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए। तो पब्लिक सेक्टर एक डेड सोशल वेट की तरह प्रूव होने लगे। नेक्स्ट, रॉन्ग यूज़ ऑफ लाइसेंसिंग बाय बिग इंडस्ट्रीज़। अब बिग इंडस्ट्रीज़ क्या करती थी कि डिफरेंट एरियाज़ में गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग ले लेती थी, ऑल्दो उन लोग उन एरियाज़ में वर्क भी नहीं करते थे। इससे क्या होता था कि जो अदर इंडस्ट्रीज़ होती थी वो लाइसेंस नहीं ले पाती थी, क्योंकि बिग इंडस्ट्रीज़ ले चुकी रहती थी। अब गवर्नमेंट तो चाहती थी कि अलग अलग एरियाज़ में देना, तो इसलिए अगर वो बिग इंडस्ट्रीज़ को एक एरिया में दे देती थी तो दूसरे इंडस्ट्रीज़ को नहीं देती थी, तो इसी चीज़ का बिग इंडस्ट्रीज़ फ़ायदा उठाती थी और उन लोग लाइसेंस ऑब्टेन कर लेती थी, जिसके कारण बाकी इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं कर पाती थी। तो एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे दिया गया, इस कारण उनका भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं था और उन लोग भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाए, तो ये भी एक ड्रॉबैक था। ठीक है, और नेक्स्ट था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन उतना इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुआ, जैसा कि मैंने कहा था कि उन लोग ने ये नहीं सोचा कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करें तो हमारे पास और ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा। उन्होंने ये सोचा कि हम इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करें, जिससे हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसा तो लाइक बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस में पॉसिबल होगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में तो हम लोग अपना फॉरेन एक्सचेंज यूटिलाइज करना ही पड़ता है ना। तो इसलिए इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी फेल हो गया। तो बस यही था हमारा ग्रोथ स्ट्रैटेजी। और अगर हम एक अब कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करें पूरा पढ़ने के बाद, तो हम क्या कहेंगे कि इस ग्रोथ स्ट्रैटेजी से ये तो बात सही है कि जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था वो ख़त्म हो गया, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन में, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर दोबारा से वाइब्रेंट हो गया, ग्रोथ होने लगी उसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन होने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने लगा, स्ट्रक्चरल शिफ्ट होने लगा, मतलब कि लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाने लग गए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, मतलब जैसे कि अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो बढ़ रहा था जीडीपी में, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर है वो कम नहीं हो रहा था। ठीक है, मतलब कि ऑल्दो अब एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट कर रहा था, बट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर है वो बहुत कम नहीं हो रहा था, वो फिर भी 65% था। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर थे वो उस लेबर को क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जो भी लोग थे वो कंपेल्ड थे कि हमें एग्रीकल्चर में ही रहना पड़ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में उनको फिर भी जॉब नहीं मिल पा रही थी। प्लस ग्रीन रेवोल्यूशन में टेक्निकल रिफॉर्म्स आए, जिसके कारण टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा, और जब भी टेक्नोलॉजी आती है अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी लेबर फोर्स को सब्सटीट्यूट कर देती है और इस कारण अनएम्प्लॉयमेंट आता है, और ये जो सरप्लस लेबर था वो इंडस्ट्रीज़ नहीं एब्जॉर्ब कर पाई, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इसके कारण रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ और जो लोग एजुकेटेड थे अर्बन एरियाज़ में वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए।
प्लस बहुत ज़्यादा रेगुलेशन के कारण, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के कारण फॉरेन कंपटीशन से जो हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी था उसमें कुछ कम्पिटिटिवनेस नहीं थी। और अगर कम्पिटिटिवनेस नहीं होती है तो जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी वो खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोच ही नहीं रही थी, क्योंकि जो भी वो प्रोड्यूस कर रही थी वो बिक रहा था, क्योंकि उनके कंपटीशन का कोई प्रोडक्ट ही नहीं था मार्केट में। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो बस इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी था बट लाइक इट वॉज इंटरेस्टिंग, इट वॉज नॉट सो बोरिंग, राइट? सो if you like the video then do stay tuned for the more upcoming, okay, I'm sorry, I'll repeat it again. If you like the video then do stay tuned for more upcoming videos like this and keep watching my channel Conceptual Mate. Till then, bye bye and keep fighting. See you next time.